हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के आसमान में अचानक बादलों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों में बारिश शुरू हो सकती है। यूं तो अक्टूबर का महीना था, मगर बेमौसम बारिश का आना शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था, क्योंकि इस वक्त बारिश होने का मतलब था सर्दियां हमेशा के मुकाबले जल्दी आना। शाम के करीब 9 बज रहे थे और राठौड़ सदन में शांति छाई हुई थी, क्योंकि इस वक्त राठौड़ सदन के मालिक रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ के डिनर करने का वक्त था। डाइनिंग रूम में दादाजी के ठीक सामने रुद्र बैठा खाना खा रहा था। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दादाजी और रुद्र दोनों के लिए ही रूबल ने प्लेट लगाई थी, क्योंकि अगस्त्या पहले ही खाना खाकर सो चुका था। तो वहीं घर के बाकी के नौकर चाकर रुद्र के खाना खाने के बाद खाना खाते थे। हालांकि रुद्र हमेशा से ही अपने नौकरों को कहता आया था कि वे सब उसके खाना खाने से पहले खाना खा सकते हैं। इस मामले में रुद्र ने घर में कोई नियम नहीं बना रखा था, लेकिन हाँ, उसके खाना खाने के दौरान उसके साथ कोई बात करे ये उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो चुपचाप खाना खा रहा था, तभी दादी जी उसकी तरफ एकटक देख रही थी। उसका ध्यान निवाला लेने से ज्यादा रुद्र पर था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर और उदासी नजर आ रही थी। शायद वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, मगर नियम के मुताबिक वो बोल नहीं सकती थी। हालांकि जैसे ही रुद्र ने नोटिस किया कि उसकी दादी माँ उसकी तरफ देख रही है, तो वो मुस्कुराकर बोला, क्या बात है दादी माँ, आज आप यूं क्या देख रही है? कुछ नहीं बेटा, तुम पहले खाना खा लो, हम उसके बाद में बात कर लेंगे तुमसे, उन्होंने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद खाना खाने लग गई। दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोल सकती है, बोलिए ना, क्या बात है? आज आपके चेहरे पर अचानक से यूं उदासी क्यों नजर आ रही है? उसने जिद की, वो ऐसे ही हमें आपसे कोई बात करनी थी, मगर समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करे। तुम गुस्सा ना हो जाओ, इसके लिए भी डर सा लग रहा है, उन्होंने इस बार फिर से उदास होते हुए कहा। दादी जी के चेहरे पर इस दौरान एक अजीब सा डर था, तो वहीं रूबल जो पास में ही खड़ी थी, उसका कलेजा भी मुंह को आया हुआ था। वो जानती थी कि दादी जी उसकी शादी को लेकर ही उससे बात करने वाली है। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं रुद्र साफ तौर से इस शादी को लेकर मना ना कर दे। वो मन ही मन अपने भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि रुद्र शादी के लिए हाँ कर दे। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। उसकी दादी चुप थी, यही वजह थी कि रुद्र एक बार फिर से बोला, दादी माँ, अब आप भी बाकी लोगों की तरह बात करोगे क्या? आपको मुझसे बात करने के लिए मुझसे किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो आप सब मुझसे इतना डरते हो? मैंने कभी भी किसी को क्या बिना मतलब के डांटा है? आप बेझिझक बोलो, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। उसका अच्छा मूड देखकर उसे दादी जी को अपनी बात कहने की हिम्मत मिली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो मैं कहना चाह रही थी कि बेटा, अब अगस्त्या भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ऐसे में एक वक्त के बाद इसके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा। कैसा सवाल दादी माँ? आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलो ना, दादी जी ने हिचकिचाते हुए कहा। यही सवाल, इसकी माँ कहाँ है? बेटा, मुझे अब लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अपने लिए ना सही तो अगस्त्या के लिए। दादी माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे सामने मेरी शादी की बात ना किया करे। मैं अब शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे अगस्त्या की ही देखभाल करना चाहता हूँ, उसने गुस्से में कहा। लेकिन तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते हो? उन्होंने जिद करके कहा। यू नो बेटर दादी माँ, कि 7 साल पहले क्या हुआ था। उसकी फैमिली की वजह से और उसकी वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया था। मैं उसे जब तक ढूंढ ना लूं और उसके किए की उसे मैं सजा ना दे दूं,
तब तक मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैं उसे तबाह करके रहूंगा दादी माँ, उसने गुस्से में कहा और वहां से खड़ा हो गया। रुद्र, बेटे कब तक तुम बदले की आग में जलते रहोगे? कब तक? तुम्हारे पास अब सब कुछ तो है, उन सबसे भी ज्यादा। उनका तो कहीं नामो निशान ही नजर नहीं आता है। लेकिन तुम दिल्ली के ही नहीं बल्कि इंडिया के भी मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन में गिने जाते हो। बेटा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। उसकी दादी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो गुस्से में बोला, दादी माँ, आपको कितनी बार बोलूं मैंने कहा है ना, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उसे बर्बाद करके ही रहूंगा। उसकी फैमिली ने हमारे साथ जो किया है, मैं उसे हरगिज नहीं भूलूंगा। सो प्लीज अपने इस लेक्चर को अपने पास रखिए, उसने गुस्से में कहा। और उसके बाद वो खाना खाना बीच में ही छोड़कर जाने लगा। अच्छा ठीक है, मत मानो मेरी बात, मगर खाना तो बीच में मत छोड़कर जाओ तुम। अगर मेरी भूख की इतनी ही फिक्र होती आपको, तो फिर आप इस तरह की बकवास मेरे साथ करते ही नहीं। मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ है। मैं अपनी जिंदगी अब अगस्त्या के साथ ही बिताना चाहता हूँ। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी आप सबके दिमाग में न जाने ऐसा क्यों एक कीड़ा रहता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे यार, बस तुम लोग अपना ध्यान रखो ना, मेरे बारे में इतना मत सोचो, उसने इतना कहा और उसके बाद वहां से चला गया। इस दौरान रूबल ही नहीं बल्कि बाकी के सभी नौकर एक बार फिर उसके गुस्से को देखते हैं। अब तो उन सबको उसका गुस्सा देखने की आदत से पड़ गई थी। पिछले 3-4 सालों के दौरान तो उसका गुस्सा हद से भी ज्यादा बढ़ गया था, और आज उसके गुस्से का शिकार उसकी अपनी दादी ही हुई थी। वो अपना खाना बीच में छोड़कर जा चुका था, मगर दादी जी कुछ नहीं कर सकती थी। इधर जहां हमारे खड़ूस आरपीएसआर गुस्से के मारे लाल हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्यारी अदिति के चेहरे पर अब भी मायूसी थी। आखिर उदासी हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी अपनी बुआ जी ने ही उसे बुरा भला जो कहा था। छत पर कुछ देर समझाने के बाद अदिति की छोटी बहन नुपुर उसे नीचे उसके रूम में छोड़कर चली गई थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, मगर अदिति ने उसे कुछ देर तक अकेला छोड़ने को बोल दिया था। उसने आज डिनर भी नहीं किया है, वो बस अपने रूम में बिस्तर पर लेटी रो रही थी। इस दौरान उसकी माँ उसे कई बार आवाज दे चुकी थी, लेकिन उसने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया था। वो अक्सर जब भी अपसेट होती तो खाना नहीं खाती थी। इस वजह से कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वो अपनी बुआ जी की बातों को रिपीट मोड पर हमेशा की तरह सोच रही थी। एक एक बात और एक एक शब्द उसके दिमाग में कौंध रहे थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके गोरे गालों से आंसू लुढ़क कर ऐसे गिर रहे थे मानो किसी पहाड़ पर से पत्थरों के टुकड़े गिर रहे हो। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने के बारे में सोचा ही था कि तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उस पर नितिन बेस्टा लिखा हुआ था। उसका बेस्ट फ्रेंड नितिन उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल को पिक किया। हेलो नितिन, उसने रूंधी हुई आवाज में कहा। क्या हुआ, उदास क्यों हो? नहीं तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है पागल। अच्छा, ऐसे तो कभी नहीं लगता मुझे, चलो बताओ। कुछ नहीं नितिन, बस ऐसे ही लग रहा है। तुम बताओ कैसे याद किया इतनी रात को? उसने मुस्कुराकर कहा। वो मुझे तुम्हें एक अपडेट देनी थी। कैसी अपडेट? अरे यही कि वो कल मैं आ रहा हूँ। सच? अरे वाह, फिर तो मिलोगे ना मुझसे? हाँ, तुम्ही से तो मिलने आ रहा हूँ स्पेशली, वरना तो मुझे छुट्टी ही नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अब मैं तुमसे उस बारे में बात कर सकता हूँ? उसने बड़ी ही शालीनता से कहा। कैसी बात नितिन, बोलो। अरे बाबा यही कि। वो फिर हंसने लगा। हंस काहे रहे हो? उसने गुस्से में कहा। गुस्सा ना कर, बोल तो रहा हूँ, कल आकर बात करता हूँ। पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। आई समझ में? तो प्लीज फोर्स मत करो। तुम बस इतना जान लो कि पहले मैं तुम्हें यह बात करने के लिए खुद को लायक नहीं समझता था, मगर अब समझता हूँ, क्योंकि अब मेरी जॉब लग गई है। उसने चहकती हुई आवाज में कहा। देख नितिन, मेरा दिमाग ना खराब करो। बताओ क्या बात है, कल बताता हूँ।
अभी बाय, गुड नाइट, कल बात करते हैं। उसने इतना कहा और फिर कॉल कट कर दिया। इस दौरान अदिति को अजीब लग रहा था कि भला वो उससे कौन सी बात करने जा रहा था। वो यही सोचते हुए बुदबुदाई, अजीब बंदा है यार, आखिर ये कौन सी बात करना चाहता था मुझसे। यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अदिति। तब से जब हम दोनों की पहली बार कॉलेज में मुलाकात हुई थी, तुमने मुझे हमेशा से ही दोस्त माना है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा मानता हूँ। आई रियली लव यू। मैं तुम्हें कल अपनी दिल की बात कहकर ही रहूँगा। तब तक के लिए बस तुम इंतज़ार कर लो। नितिन ने अदिति की तस्वीर को चूमते हुए कहा और उसके बाद बिस्तर पर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त गुस्सा हो जाने के बाद रुद्र अपने घर की बालकनी में खड़ा था। बाहर अब बारिश शुरू हो चुकी थी और जोर की बिजलियां आसमान में कड़क रही थी। रुद्र के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख में अजीब तरह का डर है। इस दौरान वो बाहर एकटक देख रहा था। उसके घर के लॉन में खड़े पोल पर जल रहे बल्ब की रोशनी में बारिश की बूंदें ऐसी लग रही थी मानो आसमान से बारिश की बूंदों की जगह अंगारे बरस रहे हो। वो कुछ देर वहां यूं ही खड़ा था। उसकी आंखों की पुतलियां भारी होने लगी थी। वो रात को 11 बजे के आसपास सोने चला जाता था और सुबह 4 बजे उठता था। वो अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करता था। यही वजह थी कि उसके सोने जाने का डिसीजन लिया। वो धीरे धीरे कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है। उसके रूम से 2 रूम दूर ही रूबल का कमरा था। उसके रूम का दरवाजा खुला था। उसने देखा बिस्तर पर अगस्त्या सो रहा था। अगस्त्या जितना क्लोज उसके था उतना ही रूबल के भी था। भले ही वो रुद्र के क्लोज था, लेकिन नींद उसे रूबल आंटी की गोद में ही आती थी। वो उसे सुलाती थी, सुबह नहला-धुलाकर उसे स्कूल भेज देती थी। इस दौरान रूबल ने कभी उसे एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रुद्र घर में अगर रूबल की बात सुनता था, तो इसकी वजह एक ये भी थी कि एक वही थी जो उसे सबसे अच्छे से समझती थी। उसने रुद्र के हर तरह के दिनों में उसका साथ दिया था। उसके लिए उसका छोटा मालिक रुद्र सब कुछ था। वो उसके लिए जान तक भी दे सकती थी, तो वहीं किसी की जान ले भी सकती थी, चाहे उसके सभी शेड्यूल को घर में मैनेज करना हो या फिर अगस्त्या से लेकर उसकी हर तरह की भावनाओं का ध्यान रखना हो। रूबल ने सब किया था। वो अगस्त्या को सोया हुआ देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद उसके रूम में जाता है। उसने उसके माथे पर एक किस किया और धीमे से फुसफुसाया, सोते वक्त तुम कितने प्यारे लगते हो। सच में? हाँ जनाब, सोते टाइम तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब जाग जाए तो। रूबल आंटी ये दो, रूबल आंटी वो दो। ऊपर से दादी जी को भी इतना परेशान करता है कि पूछो मत। आज ही आपके आने से पहले बोल रहा था कि मैं अब छोटा मालिक हूँ और आप बड़े मालिक। रूबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी यही आदत तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मेरा दिल लग जाता है। उसने मुस्कुराकर कहा, आप अपसेट हो? रूबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं नहीं तो मैं भला अपसेट क्यों होऊंगा? आपको क्या लगता है आप अपनी फीलिंग्स को मुझसे छिपा लोगे, छोटे मालिक? उसने मुस्कुराकर कहा और उसकी तरफ बढ़ी। मैं जानती हूँ आप अम्मा की बातों को सोच रहे हैं। उसने प्यार से कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम इतना सब कैसे जान लेती हो? बस जान लेती हो, मगर कैसे, ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। वो उसकी आंखों में छिपे हुए दर्द को अच्छे से समझ पा रही थी। अगर इतना सब जानती हो तो फिर ये भी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जिन हालातों में मैं हूँ, बोलो मुझे क्या करना चाहिए? क्या रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ को एक छोटी सी घर की नौकरानी की सलाह की जरूरत पड़ गई? जस्ट सेट अप रूबल, यू नो वेरी वेल कि मैंने आज तक अपने सर्वेंट्स को घर के मेंबर्स की तरह ट्रीट किया है। कभी मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। फिर भी तुम ये सब बोल रही हो, उसने गुस्से में कहा। सॉरी छोटे मालिक, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उसने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं, आगे से कभी ऐसी बात मत बोलना। तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितना इस घर के बाकी के मेंबर्स, उसने मुस्कुराकर कहा। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? ये मैं सलाह दूँ?
उसने प्यार से एक बार फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर जानिए, अगर किसी रिश्ते के बारे में सोचने भर से ही आपको तकलीफ होती हो, तो आपको ऐसे रिश्ते को अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आप शादी के बाद खुश नहीं रह सकते हैं, तो फिर आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। बाकी रही बात बदला लेने की, बात आगे बढ़ने की, तो वो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक वक्त के बाद जब आप बदला ले लोगे, तो आप भी खुद पछताओगे। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है छोटे मालिक, जिन्हें यूं ही छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, और ठीक ऐसा ही आपका अतीत है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपने पास्ट को साथ लेकर चलते हो, और बाकी लोग वक्त के साथ आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी जब हम पास्ट को पीछे जाकर सही नहीं कर सकते, तो फिर हमें पास्ट के बारे में इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमारा प्रेजेंट पूरी तरह से खराब हो जाए। रूबल ने ऐसी बात बोल दी थी जिसे सुनकर रुद्र का दिमाग हिल गया था। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था तुझे इतना ज्ञान है रूबल, लेकिन इतना जान लो, जिंदगी में हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जिन्हें बाद में हम लाख भूलने की कोशिश कर ले, लेकिन भूल नहीं पाते हैं। मैं समझती हूँ। खैर, आप एक बार सोचकर देखिएगा, एक बार अगस्त्या के बारे में सोचकर देखिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लेना, और आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। जिसके बाद वो खड़ा होकर जाने लगा, लेकिन तभी वो उसकी तरफ मुड़ा। एक बात कहूँ रूबल? बोलिए। मुझे हमेशा लगता है इस घर में जितना तुम मुझे समझती हो, उतना कोई और नहीं। थैंक यू मेरा मूड ठीक करने के लिए, उसने मुस्कुराकर कहा, और उसके बाद वो वहां से चला गया। इधर रूबल की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। रुद्र जितना तकलीफ में होता था, उसे भी उतनी ही तकलीफ होती थी। छोटे मालिक, मैं तो आपको हमेशा के लिए समझ लेना चाहती हूँ, इस जालिम दुनिया से दूर ले जाना चाहती हूँ, बस आप ही पहल नहीं करते, उसने उदास होकर कहा। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से रूबल को रुद्र की दादी ने आवाज़ दी। रूबल? हाँ अम्मा, नीचे आओ जरा, आते हैं, उसने इतना कहा, और उसके बाद दौड़कर नीचे की तरफ जाने लगी। उसने अपने पैरों में चप्पलें नहीं पहन रखी थी। सीढ़ियों से दौड़कर उतरते वक्त उसकी पायल की घुंघरू की आती मधुर आवाज रुद्र के कानों तक पहुंच रही थी। वो अक्षर रूबल को अपने कमरे में आते हुए ही पहचान उसकी पायल की खनक से कर लेता था। कुछ ही देर में रूबल उसकी दादी के पास पहुंच गई, जो लिविंग रूम में खड़ी थी। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। बोलिए अम्मा, क्या काम था? सोने जा रही हो क्या? हाँ, कोई काम था क्या? मैंने सारा काम कर दिया है, छोटे मालिक भी सोने चले गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बढ़िया है, मगर आज बारिश हो रही है और मौसम खराब है, तो मुझे छोटे मालिक का ध्यान रखना है। बस इतना ही तो, कोई और बात नहीं। मैं उनके रूम में जाकर सो जाऊंगी, आप चिंता मत करो। तुम कितना आसानी से समझ लेती हो ना रूबल। अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा अम्मा? छोटे मालिक के डर से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। पिछली बार तो वो इतना डर गए थे कि वो मुझे पूरी तरह से किसी बच्चे की तरह से गले लग गए थे। कभी कभी तो सोचती हूँ, उन्हें इतना डर लगता क्यों है? एक ऐसा इंसान जिसे कोई दिन में देख ले तो ऐसा लगेगा जैसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें झुका सकती है। मगर हाँ, रात होते ही और ऐसे बारिश वाले मौसम में तो उनका वो डर लौट आता है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी अम्मा, कि आज वो ना डरे, उनका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चली गई। इधर दादी जी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई कि रूबल को रुद्र और अगस्त्या के ख्याल को लेकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो खुद ही उन दोनों का ध्यान रख लेती है। हालांकि रुद्र को इतना डर किस बात का लगता है, ये अब भी उसके लिए एक रहस्य ही था। सूरज की किरणों ने अगले दिन चित्रे बादलों में से होकर अभी बस दस्तक ही दी थी कि अदिति वक्त पर उठकर तैयार हो गई थी। आज सूरज हमेशा की अपेक्षा थोड़ा देरी से निकला था, क्योंकि सुबह सूरज निकलने के वक्त पर आसमान में बादल ज्यादा थे। मगर अब मंद मंद हवा चलने की वजह से मौसम साफ हो चुका था।
करीब 9 बजने वाले थे और अदिति अपनी ऑफिस की तरह तैयार होकर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि कल रात से ही बुआ जी की वजह से उसका मूड ऑफ था। वो उन्हीं के बारे में सोचती हुई बाहर की तरफ जा रही थी। घर के बाकी के लोग काम कर रहे थे तो वहीं नुपुर हॉल में बैठी अपनी कजन सिस्टर से बात कर रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचती उससे पहले ही नुपुर ने जैसे ही अदिति को बाहर जाते हुए देखा, उसने उसे आवाज दी, दी बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से जाना। उसने पीछे से आवाज दी मगर अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर अदिति दरवाजे के पास पहुंचती उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देने लगा। उसे दरवाजा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वो संभाल पाती इससे पहले ही वो गिर गई। दी, नूपुर जोर से चिल्लाई और उसके बाद वो उसकी तरफ दौड़ी। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी माँ नयनतारा उसकी तरफ दौड़कर गई। दी खड़ी हो दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मम्मा जल्दी से ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी को स्टार्ट करे, उसने अपनी माँ से कहा और खुद अदिति को होश में लाने की कोशिश करने लगी मगर वो होश में नहीं आ रही थी। इसके लिए उसने उसके हाथों और पैरों के तलवों को भी रगड़ा मगर वो होश में नहीं आ रही थी। तभी बुआ जी भी वहां पर आ गई। वो जल्दी से कुछ ही देर में उसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद अदिति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हुए करीब आधा घंटा हो गया था। डॉक्टर निधि मिश्रा उसका चेकअप करके उसके रूम से बाहर आती है। डॉक्टर अब कैसी है दी? नुपुर ने दुखी होकर पूछा। मिसेस सिंह आप मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जी आती हूँ। नुपुर की माँ डॉक्टर के पीछे पीछे उसके केबिन में जाती है। उनके चेहरे पर अदिति को लेकर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो ये सोचकर ही काफी दुखी हो गई थी कि डॉक्टर उन्हें अदिति को लेकर क्या रिपोर्ट देगी, क्योंकि अदिति अक्सर इस तरह से चक्कर खाकर गिर ही जाती थी। डॉक्टर निधि मिश्रा उसका काफी समय से इलाज कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर के चेहरे पर भी टेंशन साफ थी। बताइए न डॉक्टर, क्या बात है? कोई सीरियस मैटर है? ऐसा ही कुछ समझ लो आप। 5 साल पहले जब अदिति की डिलीवरी हुई थी तब भी अदिति काफी कमजोर थी। इस वजह से हमें उसे कई दिनों तक एडमिट रखना पड़ा था, मगर तब से लेकर अब तक अदिति की हालात वैसी ही बने हुए हैं। मिसेस सिंह, आप अच्छे से जानती है कि अदिति की प्रॉब्लम फिजिकली से ज़्यादा मेंटली है। वो सोचती बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि उसे इस तरह के अटैक्स आते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे ब्रेन हैमरेज हो सकता है और फिर हम चाहकर भी अदिति को बचा नहीं सकेंगे। डॉक्टर निधि ने सीरियस होकर कहा। आप ऐसा ना बोले। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं जिससे अदिति पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर आप मेरी सच में सलाह मानना चाहती हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अदिति को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आज भी अदिति के दिमाग में उसका पास्ट जगह बनाए हुए है। ऐसे में अगर वो इसी तरह से हद से ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचती रही तो फिर उसे कई और दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप घर में ऐसा माहौल बनाइए कि जिससे अदिति को फील ना हो कि 5 साल पहले क्या हुआ था। उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने एक बार फिर सीरियस होकर कहा। अदिति की माँ उसकी कंडीशन जानकर बहुत दुखी हुई। वो अब यही सब सोचने लगी कि आखिर वो घर में ऐसा माहौल कैसे बना सकेंगे जबकि अदिति की सगी बुआ ही उस पर कमेंट्स पास करती है। आज उसकी वजह से ही तो अदिति ने कल रात को और सुबह खाना नहीं खाया था और फिर उसे चक्कर आ गया था। उन्हें मन ही मन बुआ जी पर गुस्सा भी आ रहा था, मगर अभी उन्हें कैसे भी करके अदिति की बीमारी को ठीक करना था। मगर कैसे, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रुद्र ऑफिस के मीटिंग रूम में था जहां उसके साथ ऑफिस के ऑलमोस्ट सभी लोग बैठे हुए थे। अक्षरा उसकी लेफ्ट साइड में ही बैठी हुई थी तो वहीं पीहू उन सबके सामने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रेजेंट कर चुकी थी, जिसके बाद सब ताली बजाते हैं। ग्रेट, तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो कमाल की है पीहू, इट्स रियली अमेजिंग, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू अविनाश, यू आर मोस्ट वेलकम। सर, आपको पीहू की स्ट्रेटजी कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अविनाश ने रुद्र से पूछा। रुद्र फोन की तरफ देख रहा था। इसी दौरान वो एक बार उससे फिर से पूछता है, सर हैव यू हर्ड द होल प्लान? स्ट्रेटजी कैसी लगी सर आपको?
लुक्स अमेजिंग, उसने फोन में ही देखते हुए जवाब दिया। पीहू को इतना ठंडा रिप्लाई सुनकर बेहद बुरा लगा। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर तभी रुद्र का फोन बज गया। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। हेलो रघु। हेलो सर। सर, मैंने और मेरी टीम ने पूरी तरह से कोशिश की, मगर सर वो लड़की हमें अब तक नहीं मिली है। उसने निराश होते हुए कहा। वाट? क्या तुम ढंग से कोई काम भी नहीं कर सकते रघु? एक लड़की को ढूंढने के लिए बोला था, मगर आज 6 मंथ्स बीत चुके हैं, मगर फिर भी तुम उसके बारे में कोई पता नहीं लगा सके हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को पैसे किस बात के देता हूँ? उसने गुस्से में जोर से कहा, जिसके बाद ऑफिस के सभी एम्प्लॉय डर के मारे चौंक गए। सर, रियली सॉरी सर, मगर जो फोटो आपने मुझे अवेलेबल करवाई है वो एक 17 साल की लड़की की है, मगर अब वो लड़की 25 से 26 साल की हो गई है। ऐसे में इतना जल्दी से उस लड़की को पहचान पाना हमारे लिए आसान नहीं है। उसने दुखी होकर कहा, मिस्टर रघु, अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो तुम मना कर सकते हो, मगर बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये काम आसान होता तो मैं तुम्हें देता ही क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे उस लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर चाहे कैसे भी करके लाओ, अंडरस्टैंड? और हाँ, आई गेव यू ओनली 15 डेज। अगर तुमने अगले 15 दिनों के भीतर उस लड़की के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दी तो फिर मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। उसने गुस्से में एक बार फिर कहा। इस दौरान उसके गुस्से को देखकर सबकी हालत खराब हो गई, मगर पीहू उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी, हालांकि वो भी चुप थी। सर, आई ट्राई माई बेस्ट। ट्राई नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, अंडरस्टैंड? उसने फिर से गुस्से में कहा, जिसके बाद वो हिचकिचाते हुए बोला, ओके सर, मैं अगला 15 दिनों के अंदर अंदर आपको उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, और अगर नहीं दे पाता हूँ तो आप मुझे और मेरी पूरी टीम को जॉब से निकाल सकते हैं। उसने दुखी होकर कहा, जिसके बाद रुद्र ने कॉल कट कर दिया। इस दौरान मीटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अविनाश की आंखों के इशारा कर देने के बाद वो सब एक एक करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो ऐसा अक्सर पहले भी करते थे, क्योंकि रुद्र की डांट कोई नहीं सुनना चाहता था। वैसे भी अविनाश इस बात को समझ चुका था कि जो प्लान वो रुद्र को अच्छा लगा था, वो सब एक एक करके वहां से निकल जाते हैं, मगर पीहू नहीं निकलती है। वो मुख्य दरवाजे के पास खड़ी थी, अक्सर उसे बाहर जाने का इशारा करती है। वो नहीं चाहती थी कि अब एक बार फिर कोई विस्फोट हो। यार, ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? ये लेonardo है, रास्ते में आएगी तो उड़ा देगा। अब इस गधी को कैसे समझाऊं कि इसके रास्ते से हट जाए? हे पीहू, तेरी मति मारी गई है क्या? ओ मेरी अम्मी, रास्ते से दूर हो जा, दूर हो जा। वो धीमे धीमे से फुसफुसाती है, मगर पीहू उसके सभी इशारों को इग्नोर कर देती है। शायद उसे उसका रिप्लाई चाहिए था। वो चुपचाप रास्ते में खड़ी थी, तभी रुद्र अपनी जैकेट को पहनता है और उसके बाद उसकी तरफ आता है। क्या हुआ? प्लान पर काम करने के लिए तुम्हें परमिशन देनी पड़ेगी। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लान, उसने पीहू को थोड़ा होर्स अंदाज में कहा। और रियली रुद्र, थैंक यू सो मच। जो तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी पसंद आई। मैं इस बार अब जल्द ही काम करना चाहती हूँ। ग्रेट, उसने कहा और उसके बाद अपने केबिन की तरफ जाने लगा। पीहू को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसका पूरा प्लान उसे अच्छा लगा था। ऐसे में अब वो उसके और करीब जाना चाहती थी। वो उसके पीछे पीछे उसके केबिन की तरफ जाती है। मुझे लगता है अब इसकी बैंड पक्का बजेगी। ये मूर्ख औरत इस आरपीएसआर के पीछे क्यों जा रही है? खैर जाने दो, मेरा क्या। लोमड़ी होकर शेर से दोस्ती करने की हिमाकत कर रही है तो उसकी सजा भी अब इसको भुगतनी ही पड़ेगी। अक्षरा मन ही मन बड़बड़ाती है तो वहीं पीहू उसके पीछे पीछे आ रही है। इसका एहसास रुद्र को जैसे ही हुआ, वो पीछे मुड़कर बोला, क्या तुम अपने केबिन का रास्ता भूल गई हो? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो ये पूछना चाह रही थी, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे? या श्योर, मेरे केबिन में अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही लेकर आ जाओ। देन इस प्लान के ऊपर हम और भी अच्छे से काम कर सकेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। उसका चेहरा ही उतर गया, क्योंकि वो तो उसे कॉफी डेट के लिए पूछ रही थी,
मगर रुद्र ने केबिन में कॉफी लेकर आने का बोलकर उसके ख्वाब को ही तोड़ दिया। वो दुखी होकर कॉफी लाने के लिए बढ़ती है तो वहीं अक्षरा मुस्कुराकर बोली, आया मजा? मेरे आरपी एशआर को पटाने की कोशिश कर रही हो? इसको कॉफी डेट पर ले जाने की बात तो दूर, पानी पिलाना भी बहुत बड़ी बात है। अब जब इतना बड़ा ख्वाब देखा है तो फिर कुछ देर के लिए चपरासी बनकर देख लो। इधर दूसरी तरफ पीहू उदास मन से आगे बढ़ती है। उसने सोचा नहीं था रुद्र इस तरह से उसको कॉफी पिलाने के लिए बोल देगा। वहीं दूसरी तरफ आसमान में छितरे बादल अब थोड़े और भी ज्यादा गहरे हो गए थे। धीरे धीरे बारिश का मौसम फिर से बन रहा था। लखनऊ में आज ठंड कम है क्योंकि क्लाउडिंग की वजह से मौसम में थोड़ी उमस आ गई है। हल्की हल्की बिजलियां कड़क रही थी। हालांकि भारी बारिश की कोई संभावना नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था कि बूंदाबांदी हो सकती है। अदिति अपने रूम में बिस्तर पर अपनी माँ की गोद में लेटी हुई है। उसकी माँ उसके बालों को सहला रही थी। वो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसकी माँ की गोद में गिर रहे थे। उसकी माँ की आंखें भी इस दौरान नम थी। हालांकि कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। शायद नुपुर नीचे किचन में थी जो उसके लिए खाना बना रही थी और भुआजी अपने कमरे में होगी। अदिति ने बगल बदली और अपने मुंह को अपनी माँ के पेट की तरफ कर लिया। उसका सर उसकी माँ की नाभि के पास था। उसने उसके कमर को गले से लगाया और इस बार फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसके पीठ को सहलाती है। मत रो, कितनी देर हो गई है तुम्हें ऐसे ही रोते हुए। जब से तुम्हें वापस से होश आया है और हम तुम्हें हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, तब से तुम ऐसे ही रो रही हो। मत रो अदिति, उसकी माँ ने प्यार से समझाया, मगर वो चुप नहीं हुई। हॉस्पिटल से उसे शाम को करीब 6 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया गया था और इस दौरान डॉक्टर निधि ने उन सबको एक सलाह दी थी कि उन्हें घर में अदिति को कभी ये फील नहीं होने देना है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उसे कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिसकी वजह से उसे अपना काला अतीत याद आए। मगर उसकी माँ ये सब सोचकर ही परेशान थी कि आखिर भुआजी के होते हुए ये सब कैसे संभव है। ये कैसे संभव है कि वो अपनी कड़वी जबान से इस पर कोई तंज न कसे। उन्हें लेकर उसकी माँ को अक्सर गुस्सा आता था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो उन्हीं के बारे में सोच ही रही थी तो वहीं अदिति फिर से रोने लग गई। अदिति, तुम्हें कितनी बार बोले हम, मत रो बेटा, तुमने अब तक खाना भी नहीं खाया। हाँ, और आई नो, अगर दी आप ऐसे ही बिना खाना खाए ही रही तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। मत रो ना यार। आप क्यों किसी ऐसे इंसान के कहे का बुरा मानती है जो हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं है। उनको तो आदत है जहर उगलने की, तो दी काहे को इतनी टेंशन ले रही हो। उसने भुआजी को लेकर अपनी दी को समझाया। लो अम्मा, आप दी को खाना खिला दो, हमारा मन नहीं है। अदिति ने अपनी माँ को और ज्यादा कसकर गले से लगाते हुए कहा। ऐसे कैसे मन नहीं है तुम्हारा? तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चुपचाप खाना खाओ, देखो तुम्हारे लिए कितने प्यार से खाना बनाकर लाया है। ये नुपू ने पर कुछ नहीं दी। चलो खड़ी हो आप और हम आपको अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। उसने खाने की थाली को टेबल पर रखा और उसके बाद अदिति को खड़ा करना चाहा। इस दौरान वो अदिति को भी गले से लगा लेती है। हम सच में बहुत बुरे हैं नुपू, तभी तो बुआ जी हमसे इतनी नफरत करती है। उसने रोते हुए कहा। कैसी बातें कर रही हो दी आप? अरे उनको तो बकवास करने की आदत है, आप क्यों उनकी बातों को सीरियस लेकर रोती हो? कैसे न रोए, हमने इस घर के लोगों की नाक कटवा दी है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब आप सबको पता चला कि हम बिना शादी किए ही प्रेग्नेंट हैं। फिर हमने बच्चे को जन्म देने की बात कही थी। हम अपने बच्चे के साथ खुश रहते, मगर वो भी तो हमारे नसीब में नहीं था मम्मा। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को मेरे पास से उठा लिया। उसने रोते हुए कहा। किसी ने भी उठाया हो, जिसने भी उठाया होगा उसने ठीक ही किया होगा, वरना अगर वो बच्चा हमारी आंखों के सामने घूमता तो फिर तो हम इस घर में भी नहीं रह सकते थे। भुआजी ने आकर अपनी जहर भरी जबान फिर से उगली। तो फिर अब चले जाइए इस घर से बाहर। हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए आप। अगर आप अदिति के पापा की बहन न होती और हमने उन्हें ये वादा न दिया होता
कि हम उनकी बहन का ख्याल रखेंगे, तो फिर हम आपको धक्के मारकर निकाल देते इस घर से। हाँ हाँ, तो तारा धमकी किसे दे रही हो? निकाल दो तुम। लेकिन हमें निकालने से क्या, सच बदल जाएगा। तेरी बेटी ने जो किया उसकी सजा उसे मिल रही है। आज ये अपनी स्थिति की खुद जिम्मेदार है। पहले मजे लूट लो, उसके बाद रोना धोना शुरू कर दो। बुआ जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए, वरना हम भूल जाएंगे कि हम आपकी भतीजी है। नुपुर ने गुस्से में कहा। ओ, तो अब तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी हो जिस रास्ते पर पहले ये चली थी। हमने कौन सा गलत कह दिया है? अगर उस दिन हॉस्पिटल में इसके पाप को कोई उठाकर ना लेकर जाता तो फिर तो हमारी पूरी बिरादरी में और भी नाक कटती। अभी कुछ लड़के इसके साथ शादी करने को लेकर राजी तो है ना, लेकिन अगर वो लड़का आज इसकी जिंदगी में होता तो फिर इससे कोई शादी न करता। अच्छा हुआ उससे पिंड छूटा, मर गया होगा। बुआ जी के शब्द अब केवल अदिति ही नहीं बल्कि नूपुर के दिल में भी छेड़ कर रहे थे। अदिति उनकी बातें सुनकर फिर से रोने लगी थी। आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज मेरी बेटी को परेशान करना अब बंद कर दीजिए, वरना अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप यहाँ से चली जाइए, हाथ जोड़ती हूँ। हमें मजबूर मत करो कि किसी दिन हम आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाले। उसकी माँ ने जैसे ही गुस्से में कहा, बुआ जी भी तेज में आ गई। तो जा रहे हैं, मगर याद रखना तारा, जिस तरह से तुम अपनी लड़कियों को सपोर्ट करती रही हो, अगर ऐसे ही तुमने अपनी लड़कियों को सपोर्ट करना जारी रखा तो एक दिन तुम्हें ये दोनों लड़कियां वो दिन दिखाएगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। बुआ जी इतनी बात कहती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। इस दौरान अदिति फिर से रोकर अपनी माँ के गले से लग जाती है। उसके दिल में अपनी बुआ जी की बातें छुरे की तरह चुभ रही थी। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी माँ उसे खाना खाने को बोल रही थी, मगर उसके दिमाग में तो बस एक ही ख्याल था कि आखिर उस दिन उसके बच्चे को उसके पास से हॉस्पिटल में से कौन चोरी करके ले गया था। कहीं वो उसकी भौजी तो ही नहीं, क्योंकि एक वही थी जिन्हें उसके बच्चे से प्रॉब्लम थी। ऊपर से वो ये भी सोच रही थी, अगर किसी और ने उसके बच्चे को उसके पास से चोरी किया है तो उसके बाद उसके बच्चे का क्या हुआ, अब वो कहाँ है, किस हाल में है। वो यही सोचते हुए रोने लगी थी। उसके दिमाग में ऐसे ही न जाने कितने सवाल थे। तो वहीं उसकी माँ और उसकी छोटी बहन नुपुर से इस बात के लिए समझा रही थी कि उसे भुआजी जैसी औरतों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मगर ये सब इतना आसान थोड़ी ही न था। उसके लिए अपने पास्ट को और अपने बच्चे को भुला पाना मुश्किल था। वो तो बस यही सोचती थी, अगर उसका बच्चा जिंदा है तो फिर वो किस हाल में है और कहाँ पर है। ये मैं तो यहाँ पर हूँ पापा, आप तो मुझे ढूंढ ही नहीं सकते थे। अगस्त्य रुद्र के पीछे से जोर से बोला। अरे तुम इधर हो, मुझे लगा तुम कहीं और छिप गए हो। तुम सच में बहुत तेज हो गए हो। छोटे मालिक, ये बहुत शातिर है, ऐसी ऐसी जगह छिपता है कि मैं इसे ढूंढ नहीं पाती हूँ। रूबल दूध का एक गिलास लेकर आते हुए बोली। हाँ सही कह रही हो रूबल, बहुत तेज है सच में। पूरे 20 मिनट से इसे ढूंढ रहा हूँ मगर कहीं मिला ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ, हाइडेंसी का किंग है ये। रूबल ने फिर से अगस्त्या की तारीफ करते हुए कहा। हाँ सही कह रही हो तुम, रुद्र मुस्कुराकर बोलता है, जिसके बाद रूबल उसकी तरफ एकटक देखती है। वो आज हमेशा के मुकाबले बहुत हैंडसम लग रहा था। हालांकि उसने सिंपल लोअर और टी शर्ट ही पहन रखी थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वो अगस्त्या के साथ था। वो जब भी अगस्त्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था तो उसके चेहरे की रौनक कुछ खास ही हो जाती थी। रुद्र को जैसे ही महसूस हुआ कि रूबल उसकी तरफ देख रही है तो उसने उसकी तरफ अपनी नजरों को फिराया। रुद्र की नजरों से जैसे ही रूबल की नजरें मिली, शर्माहट के मारे रूबल ने अपनी नजरों को झुका लिया और अगस्त्या से बोली। अगस्त्या चलो बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें दूध पिला देती हूँ। वो गिलास को लेकर उसकी तरफ बढ़ी। नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है। अरे पर क्यों, दूध पीने से तुम अपने पापा की तरह हट्टे कट्टे हो जाओगे। सही कह रही हूँ ना छोटे मालिक, उसने मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। हाँ पर मुझे दूध नहीं पीना है। वो दौड़कर उससे दूर जाने लगा। छोटे मालिक, इससे पहले ये यहाँ से चला जाए आप प्लीज पकड़ लो ना इसे, आजकल पता नहीं क्यों ये दूध नहीं पीना चाहता है। रूबल ने रुद्र से रिक्वेस्ट की। अगस्त्या, बदमाशी नहीं बेटा, चलो जल्दी से दूध पी लो आंटी के हाथ से। रुद्र उसे पकड़ लेता है। नहीं पापा, मुझे नहीं पीना है दूध। पर क्यों? क्योंकि ये तो आंटी है।
मैंने 2 दिन पहले बुक में पढ़ा था कि दूध तो माँ पिलाती है, पर ये तो आंटी है ना। अगस्त्या ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। रूबल ने जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द सुने, उसका चेहरा उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, आंटी भी तो माँ जैसी होती है, और तुम्हें तो सदा से ही तेरी रूबल आंटी ही दूध पिलाती आई है। ऊपर से तुम उनके साथ ही तो सोते हो। रुद्र ने उसे समझाया। पर पापा, ये तो आंटी है ना, मेरी मम्मा कहाँ है? अक्सर मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी मम्मा नहीं है। पापा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? बताओ ना पापा, उसने उदास होकर कहा। रुद्र ने जैसे ही सुना, उसके चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। अगस्त्या ने तो सवाल कर लिया था जिसका जवाब उसके पास नहीं था। तो वहीं रूबल भी चुप हो गई। उसे दादी जी की बात याद आ गई थी, जब उन्होंने उससे कहा था कि अगस्त्या जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो अपनी माँ को लेकर जरूर सवाल करेगा। ऐसे में उसके बड़े होने से पहले ही रुद्र को शादी कर लेनी चाहिए, वरना वो उसे क्या जवाब देगा। आज उनकी बात सच हो गई थी। रुद्र चुप था तो वहीं रूबल भी कुछ नहीं कह सकती थी। अगस्त्या का सवाल सुनकर रुद्र चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उसे क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर फिर से अगस्त्या बोला, पापा बताओ ना, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे रूबल आंटी के हाथ से दूध क्यों पीना पड़ता है? मेरी मम्मा कब आकर मुझे दूध पिलाएगी? बताओ ना पापा, उसने उदास होकर कहा। वो अभी यहाँ नहीं है ना बेटा, इसीलिए तुम्हें रूबल आंटी के हाथों से दूध पीना पड़ता है। चलो अब रूबल आंटी के हाथों से दूध पियो। मगर पापा, मुझे तो उनके हाथों से ही दूध पीना है, उसने उदास होकर कहा। देखो, जिद न करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि वो यहाँ नहीं है। ऐसे में वो तुम्हें दूध नहीं पिला सकती है। तुम्हें रूबल आंटी के हाथों से ही दूध पीना है। इस बार रुद्र ने खिंचते हुए कहा। उसके चेहरे पर अगस्त्या को लेकर गुस्सा देखकर रूबल को भी बड़ा अजीब लगा। चलो अभी रूबल आंटी के हाथ से दूध पियो। मैं नहीं पीऊंगा। पहले मुझे बताओ कि मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। उन्हें मैं पेटीएम में भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप तो जाते नहीं हो। उसके बाद मेरे सारे क्लासमेट मुझसे कभी नहीं पूछेंगे मेरी मम्मा कहाँ है। पापा, आप मम्मा को लेकर आओ ना। अगस्त्या, जस्ट सेट अप दिस ड्रामा, ओके? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तेरी मम्मा यहाँ नहीं है, और वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। वो नहीं आ सकती है, उसने गुस्से में खड़े होते हुए कहा। स्थिति को गंभीर होता देखकर रूबल के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। पर पापा, मैं तो इतना अच्छा बच्चा हूँ, रूबल आंटी ही बोलती है, फिर मम्मा मुझसे क्यों नहीं मिलती है? उसने फिर से उदास होते हुए कहा। रूबल, प्लीज इसे लेकर जाओ और इसे दूध पिला दो। रुद्र ने उसको चुप कराने की कोशिश की। पापा, आप बताओ ना, प्लीज पापा। अगस्त्या, उसने गुस्से में जोर से उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ को बढ़ाया कि तभी रूबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोटे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या कोई भला? ये अभी बच्चा है, रूबल ने जैसे ही हाथ पकड़कर कहा। रुद्र रुक गया, मगर अगस्त्य डर कर वहां से भाग गया। आप बहुत बुरे हो पापा, बहुत बुरे। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर मेरी मम्मा होती तो आपको कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करने देती। वो रोते हुए अपने रूम में चला गया तो वहीं रूबल उसकी तरफ मुड़ी। वो रुद्र से कुछ कह पाती, इतने में ही वो खड़ा होकर वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जिसे रूबल ने पहचान लिया था। वो समझ चुकी थी कि आज अगस्त्या ने जब पहली बार उसे अच्छा पापा नहीं बताया है तो उसे कितना हर्ट हुआ होगा, जबकि वो उसका जान था। वो अगस्त्या के पीछे पीछे उसके रूम में जाती है तो वहीं रुद्र अपने रूम में जाकर बालकनी से बाहर देखने लग जाता है। उसके घर के लॉन में अब बिल्कुल शांति छा गई थी। आसपास की ऊंची-ऊंची इमारतों से आ रही रोशनी उसकी आंखों में गिर रही थी। वो बालकनी के पास उदास खड़ा हुआ था। अगस्त्या का उस पल बोला गया एक-एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। उसने आज पहली बार उसे बुरा पापा ही नहीं बोला था, बल्कि उसने अपनी माँ से मिलने की जिद भी की थी। उसे समझ आ गया था कि अभी उसने ये सब पूछने की बस शुरुआत भर की है। अगर ऐसे ही उसने जिद की तो एक दिन उसे उसके आगे झुकना होगा। वो ऐसे ही उसके हर सवाल को टाल नहीं सकता था। वो उसके ही बारे में सोचते हुए वहां से अपने रूम में आ जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज उसने अपने रूम की लाइट भी बंद कर दी थी, जो कि अक्सर नहीं होती थी। आज उस बात का डर नहीं लग रहा था कि उसके रूम में अंधेरा है, बल्कि उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर अगस्त्या के सवाल ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब उन दोनों के रिश्तों में दरार आ जाएगी
और ऐसा वो हरगिज नहीं होने दे सकता था। वो यही सब सोच रहा था कि तभी रूबल उनके रूम में आई। छोटे मालिक, रुद्र अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। छोटे मालिक, अगस्त्या को मैंने दूध पिला दिया है, तो आप टेंशन मत लेना। वो बस अभी बच्चा है, तो आप प्लीज आगे से इतना गुस्सा मत करना। उसने बड़े ही प्यार से उसे समझाया। हाँ ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब तरह का दर्द था। मैं समझ सकती हूँ आपको अगस्त्या की बातों का बुरा लगा है, लेकिन वो अभी समझदार नहीं हुआ है, बच्चा ही तो है। और बच्चों की बात का क्या बुरा मानना, इसी बात का तो बुरा लग रहा है रूबल की बच्चे सच बोलते हैं। उसने आज मुझसे कहा कि मैं अच्छा पापा नहीं हूँ, मैं बुरा पापा हूँ। अगर उसकी माँ होती तो आज उसे मुझे डांटने नहीं देती। मतलब मैं सच में बुरा हूँ रूबल। तुम सब पर गुस्सा करते करते मैं इतना बेकार बन जाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा ये गुस्सा सच में मुझे मेरे बेटे से ही अलग कर देगा। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ रूबल, कुछ तो करना होगा। उसने दुखी होकर कहा। कैसी बातें कर रहे हो छोटे मालिक, आपको खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे ही लगते हो, किसी और का तो नहीं, लेकिन मेरा तो तब तक खाना ही नहीं पचता है जब तक आपकी डांट सुनने को नहीं मिलती है। और आप पर गुस्से वाला रूप हफ्ता भी है। गुस्से में बहुत कमाल के लगते हो आप। बस ना, जो सच है वो है, और मुझे अब इस बारे में सोचना होगा। उसने फिर से गुस्से में कहा। रूबल चुप हो गई। फिर उसके रूम से निकल जाने में ही उसने भलाई समझी। उसने धीमे से कहा, ठीक है छोटे मालिक, मैं चलती हूँ। आप इस बात को लेकर ज़्यादा मत सोचना, वरना कल ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर सकोगे। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसके रूम से बाहर जाने लगी। तभी रुद्र ने उसे पीछे से आवाज़ दी। रूबल जी छोटे मालिक, वो मुझे स्टोर रूम की चाबी चाहिए। जरा दादी माँ के पास से स्टोर रूम की चाबी लेकर आना। क्या? स्टोर रूम की चाबी? हाँ क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? उसने खींचते हुए कहा। ना छोटे मालिक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद वहां से चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने बिस्तर पर लेटा हुआ फिर से अगस्त्या की बोली गई बातों के बारे में सोचने लग जाता है। क्या कहा? रुद्र को स्टोर रूम की चाबी चाहिए? उसकी दादी माँ ने सोचते हुए कहा। रूबल की बातें सुनकर वो चौंक सी गई थी। उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी के भाव नजर आने लगे थे। हाँ अम्मा, मैं उनकी बात को टालना तो चाहती थी, मगर क्या तुम्हें कह देना चाहिए था कि क्यों चाहिए? फिर ये सब अचानक से उसके दिमाग में क्यों आया है? क्यों वो अपने अतीत में जाना चाहता है? दादी जी ने परेशान होते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मुझे तो डर लग रहा है अम्मा। ऐसे अचानक से वो क्यों मांग रहे हैं? बस अगस्त्या ने उन्हें जरा सी बात बोली थी। मैंने उन्हें उसकी बातों को सीरियसली लेने से मना भी किया था, मगर वो भी ना। और अब ये सब भला समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, उसने डरते हुए कहा। अब उसे चाबी ना देने का कोई बहाना करो रूबल। अम्मा, क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर पाऊंगी? वो आपके पोते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो कितने जिद्दी हैं। अगर हमने चाबी नहीं दी तो शामत आ जाएगी, वो दरवाज़ा ही तोड़ देंगे, फिर तो सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। रूबल ने चाबी न देने की सूरत में बिगड़ने वाली हालातों के बारे में पहले से ही दादी को आगाह करवा दिया था। उसकी दादी माँ को भी समझ आ गया था कि अब रुद्र को चाबी देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी कमर पर बंधी करधनी पर से स्टोर रूम की चाबी को खोला। उनकी करधनी पर उनके घर की तिजोरी की चाबी नहीं होती थी, मगर स्टोर रूम की चाबी होती थी। इसका मतलब साफ था कि स्टोर रूम में रुद्र के अतीत के कई ऐसे राज छिपे हुए थे जिन्हें उसकी दादी माँ उससे दूर ही रखना चाहती थी। मगर समय समय पर जाकर वो अपने अतीत के काले दिनों को याद कर लिया करता था, और फिर अगले कई दिनों तक क्या होता था ये उन्हें बखूबी याद रहता था। पिछली बार उसने अपने घर के स्टोर रूम को जिद करके 2 साल पहले खोला था, और उसके बाद अगले 1 महीने तक घर का माहौल ख़राब रहा था। और इस बार क्या होगा, इसी के बारे में सोचकर ही उसकी दादी माँ को डर लग रहा था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है स्टोर रूम में जिसमें जाने के बाद रुद्र की हालत खराब हो जाती है? आखिर अगस्त्या के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद उसने अपनी दादी से स्टोर रूम की ही चाबी क्यों मांगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।